नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं मेजर बलवंत सीरीज में कर्नल रंजीत का लिखा एक मशहूर उपन्यास खून के छींटे। रहस्य, रोमांच, एक्शन और थ्रिलर, जासूसी की इस कहानी में ये सब आपको मिलेगा। और पिछले 2 एपिसोड में आप सुन चुके हैं कि कर्नल रंजीत के असिस्टेंट अशोक की प्रेमिका है, उसके हस्बैंड का कत्ल हो चुका है। शक की सारी सुई अशोक की तरफ मुड़ रही है। इन घटनाओं की जांच करते हैं मेजर, और वो इस कत्ल से जुड़े हुए विभिन्न लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। एक शक उनको एक लंबे चौड़े कद्दावर नौजवान की तरफ जा रहा है। उस पर कहां जा रही है कहानी, सुनिए आगे। मेजर 10 बजे घर पहुंचा तो अपने ड्राइंग रूम में रोशनी देखकर हैरान रह गया। जब उसने ड्राइंग रूम में पांव रखा तो उसने सोनिया को अपना इंतजार करते पाया। विनोद मल्होत्रा जा चुका था। मेजर गंभीर होकर बोला, मैं अभी अभी उस कद्दावर नौजवान से मिलकर आ रहा हूं। सोनिया ने पूछा, कौन है वो? रक्षा साहनी का बॉडीगार्ड और शोफर। पर कल सवेरे तुम्हारा मेरे साथ चलना जरूरी है। मुझे यकीन है कि तुम बड़ी आसानी से उस आदमी से निपट सकोगी, और मैं उस कद्दावर नौजवान को अपने काबू में करने की पूरी योजना बना ली है। अब तुम जाकर आराम कर सकती हो। सोनिया ने कहा, अच्छी बात है, मैं ठीक 6 बजे यहां पहुंच जाऊंगी। सुबह 6 बजे मेजर और सोनिया अपनी अपनी कार में रक्षा साहनी के बंगले की ओर चल पड़े। थोड़ी देर में उनकी कारें रक्षा साहनी के बंगले के सामने जा रुकी। मेजर आश्चर्य से उस बंगले की तरफ देखने लगा। वहां काफी लोग जमा थे, जिनमें कुछ पुलिस कांस्टेबल भी थे। मेजर अपनी कार बंगले के अहाते में ले गया। सोनिया भी उसके पीछे चली। उन्होंने बाग की एक चौड़ी रविश पर अपनी कारें खड़ी कर दी। अचानक मेजर की नजर बंगले की दीवार की आड़ में खड़ी एम्बुलेंस, पुलिस की स्टाफ कार और पुलिस की एक और वैन पर पड़ी। उसके मुंह से निकला, ये तो हत्या की घटना मालूम होती है। पुलिस पूरी तरह लैस होकर यहां आई है। मेजर ने सोनिया के साथ बंगले के अंदर कदम रखा। बाहर खड़े लोग उन्हें देखकर कानाफूसी करने लगे थे। बंगले के अंदर पहुंचकर मेजर ने दाहिनी ओर के कमरे में कुछ आवाजें सुनी। उसने बड़ी बेतकल्लुफी के साथ उस कमरे में कदम रखा। वहां इंस्पेक्टर मैथ्यूज अपने 2 साथी अफसरों के साथ रक्षा साहनी से बात करने में मशगूल था। मेजर और सोनिया को देखकर इंस्पेक्टर मैथ्यूज ने उनका स्वागत किए बगैर पूछा, आपको इस दुर्घटना का पता कैसे चल गया? किस दुर्घटना का? रक्षा साहनी के शोफर फ्रैंकलिन की हत्या का? मेजर ये सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो तो उस लंबे चौड़े नौजवान से 2-4 हाथ करने आया था, जिसका नाम अभी अभी इंस्पेक्टर मैथ्यूज ने लिया था। फ्रैंकलिन की हत्या से साफ था कि चौधरी हरिवंश राय के हत्यारे फ्रैंकलिन और रक्षा साहनी नहीं थे। कातिल तो कोई और था। अचानक मेजर को एक ख्याल सूझा। ये भी तो संभव हो सकता है कि रक्षा साहनी ने ही अपने शोफर की हत्या की हो। फ्रैंकलिन की हत्या का एक उचित कारण हो सकता था। रक्षा साहनी को उस पर भरोसा नहीं रहा होगा। उसे ये अंदेशा पैदा हो गया होगा कि फ्रैंकलिन किसी भी समय उसके भेद को खोल सकता है। मेजर ने पूछा, फ्रैंकलिन का कत्ल कब हुआ? इंस्पेक्टर ने बताया, आज सुबह 3:30 बजे। डॉक्टर की तो यही रिपोर्ट है। और सबसे पहले उसकी हत्या का पता किसे चला? रक्षा साहनी को। फ्रैंकलिन सुबह 5 बजे उनके लिए कॉफी बनाकर लाया करता था। आज जब वो सुबह 5 बजे नहीं आया तो रक्षा साहनी उसके कमरे की ओर गई। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वो पलंग पर चित्त लेटा हुआ था। उसका एक हाथ पलंग के नीचे लटक रहा था। उसकी दोनों टांगें फैली हुई थी। दाहिनी टांग फर्श पर टिकी हुई थी।
उसे इस विचित्र पोजीशन में देखकर रक्षा साहनी सहम गई और जब उन्होंने पलंग के पास जाकर उसे देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। वो चीखती हुई बंगले के बाहर निकल गई। पड़ोसी जमा हो गए और उनमें से किसी ने पुलिस स्टेशन को फोन किया। हम 20 मिनट में यहां पहुंच गए। हमें यहां आए 40 मिनट हो चुके हैं। इंस्पेक्टर मैथ्यूज ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखते हुए कहा। मेजर ने सोनिया को बैठने का इशारा किया और खुद इंस्पेक्टर मैथ्यूज के साथ हो लिया। इंस्पेक्टर उसे बंगले के पिछले हिस्से में ले गया। वहां एक बहुत लंबा चौड़ा कमरा था जिसके दरवाजे के किवाड़ आधे खुले हुए थे। दोनों उस कमरे में चले गए। मेजर ने देखा कि एक बहुत बड़े पलंग पर एक बड़ा आदमी लेटा हुआ था। फ्रैंकलिन इस हालत में और भी ज्यादा लंबा तगड़ा दिखाई दे रहा था। मेजर अपनी नाक के नथुरे फुराने लगा। उसे कमरे में एक विचित्र प्रकार की गंध फैली हुई महसूस हुई। वो मुस्कुराया। लाश पर से इंस्पेक्टर मैथ्यूज ने चादर हटा दी। मेजर ने पास जाकर देखा। फ्रैंकलिन के गले पर एक गहरा घाव था। किसी ने बड़ी सफाई से सांस की नली काट दी थी और वहां से गोश्त का एक पूरा टुकड़ा उड़ा लिया था। सफाई से कटा हुआ गोश्त का चौरस टुकड़ा तकिए के पास पड़ा हुआ था। मेजर उस चौरस टुकड़े की ओर देखकर भी मुस्कुराया। इंस्पेक्टर मैथ्यूज ने मेजर की मुस्कुराहट पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा, आपको इस हत्या में चौधरी साहब की हत्या की घटना से कोई समानता दिखाई देती है? मैं तो कह सकता हूं कि जिस आदमी ने चौधरी साहब की हत्या की वही फ्रैंकलिन का भी हत्यारा है। मेजर ने पूछा, ये आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां भी चाकू का इस्तेमाल किया गया है, यहां भी सांस की नली काटी गई है। मेजर ने कहा, आपका विचार किसी हद तक ठीक मालूम होता है। मुझे तो हैरत इस बात की हो रही थी कि क्या हत्यारा अकेला था। इंस्पेक्टर बोला, ये कैसे हो सकता है? इतने लंबे चौड़े कद्दावर तगड़े आदमी को एक साधारण आदमी अपने वश में नहीं कर सकता। मैं तो इसे कम से कम 3 आदमियों का काम समझता हूं। मेजर मुस्कुराया। उसने बड़े आराम से पलंग की ओर देखते हुए कहा, मुझे तो हाथापाई के चिन्ह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या फ्रैंकलिन पिए हुए था कि उसे आक्रमणकारियों के आने का पता तक नहीं चल सका? पुलिस डॉक्टर ने बीच में बोलते हुए कहा, फ्रैंकलिन बिल्कुल पिए हुए था। कमरे में फैली हुई गंध इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कर रही है। फिर भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चल जाएगा। जब वो इंस्पेक्टर मैथ्यूज के साथ ड्राइंग रूम से लौट रहा था, उसके रास्ते में इंस्पेक्टर से पूछा, क्या किसी के पैरों के निशान मिले? बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि हत्यारा इस बार चाकू अपने साथ ले गया। क्या रक्षा साहनी ने रात को कोई आहट नहीं सुनी? इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं। वो कहती है कि वो बहुत गहरी नींद सोया करती हैं। हाँ, तो आप ये तो बताइए कि आप इन लोगों से कैसे सवाल पूछने आए थे? क्या आप रक्षा साहनी और फ्रैंकलिन का चौधरी साहब की हत्या में विशेष हाथ समझते हैं? आज सुबह तक समझता था, लेकिन अब नहीं। इस बीच दोनों ड्राइंग रूम के पास पहुंच चुके थे और अधिक बातचीत की गुंजाइश नहीं थी। मेजर ने ड्राइंग रूम में पहुंचकर देखा कि सोनिया, दोनों पुलिस अफसर और रक्षा साहनी चुपचाप बैठे हुए थे। साफ दिखाई दे रहा था कि उनके बीच किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई है। रक्षा साहनी पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। और इसलिए आप नींद पे सोई थी? नहीं, मैं कभी कभी नींद की गोलियों का इस्तेमाल करती हूं। मैं आपके बेडरूम को अच्छी तरह देख चुका हूं। वहां स्लीपिंग पिल्स की कोई गोली नहीं थी। हाँ, क्लोरोफॉर्म की शीशी आपकी ड्रेसिंग टेबल पर जरूर रखी हुई है और फ्रैंकलिन के कमरे में अभी तक क्लोरोफॉर्म की बू बसी हुई है। रक्षा साहनी कांप उठी। क्लोरोफॉर्म की शीशी और फिर मेरी मेज पर? इसका मतलब तो यह हुआ कि हत्यारा मेरे बेडरूम में भी आया था। मेजर ने दृढ़ता से कहा, देखिए, ज्यादा बनने की कोशिश मत कीजिए। फ्रैंकलिन की हत्या आपने ही की है। रक्षा साहनी ने बहुत दुखी आवाज में कहा, मैं फ्रैंकलिन की हत्या कैसे कर सकती थी? वो तो मेरा भाई था। मेजर के मुंह से निकला, आपका भाई? वो आपका भाई कैसे हो सकता है? उसका नाम तो फ्रैंकलिन था। इसमें अनहोनी कौन सी बात है? वो मेरे पिता की ओर से मेरा भाई था। अपनी जवानी में मेरे पिता बहुत बीमार हो गए थे। उनको अस्पताल में एडमिशन लेना पड़ा और एक क्रिश्चियन नर्स लिजा ने बड़ी लगन से उनकी सेवा की।
लीजा की सेवा और पिता की कृतज्ञता प्रेम में बदल गई। फ्रैंकलिन उसी प्रेम का नतीजा था। फ्रैंकलिन पैदा हुआ तो उसे एक अनाथालय में भर्ती कराना पड़ा, क्योंकि उसे जन्म देने के बाद उसकी मां जिंदा नहीं रह सकी थी। 1 साल के बाद मेरे पिता का विवाह हो गया और दूसरे साल मैंने जन्म लिया। मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब मैं 2 साल की हुई तो मुझे भी उस अनाथालय में ले जाने लगे जहां फ्रैंकलिन पल रहा था। हम दोनों अनाथालय की बाग में खेला करते थे। उसे मुझसे बेहद लगाव हो गया था। फ्रैंकलिन असाधारण रूप से बड़ा हो रहा था। 8 साल की उम्र में ही उसका कद 5.5 फुट हो गया था। उसे स्कूल के बोर्डिंग हाउस में भर्ती करा दिया गया। 12 साल की उम्र तक पहुंचने पर उसका कद लगभग 6 फुट हो गया। तभी स्कूल के मास्टरों की शिकायतें पहुंची कि फ्रैंकलिन का दिमाग पढ़ने में बहुत कमजोर है और वो बड़ा लड़ाका है। एक बार उसने 2 लड़कों की पसलियां तोड़ दी, इसलिए उसे स्कूल से हटाना पड़ा। अंत में उसे कोई काम सिखाने का निश्चय किया गया और उसे एक रेफ्रिजरेशन कंपनी में अप्रेंटिस के रूप में लगवा दिया गया। फिर जब उसके अस्थायी नौकर होने का समय आया तो कंपनी के मैनेजर से झगड़ा कर गया। अगर बहुत से लोग मिलकर मैनेजर को नहीं बचाते तो फ्रैंकलिन उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता। इसका मतलब यह हुआ कि प्राइवेट कंपनियों के दरवाजे भी उसके लिए बंद हो गए। उसकी उम्र अब 21 साल की हो गई थी और उसका कद 6.5 फुट से भी कुछ अधिक बढ़ गया था। काफी सोच विचार के बाद उसे टैक्सी ड्राइवर बनाने का निश्चय किया गया कि यह काम उसके लिए बहुत ठीक रहेगा। वो ड्राइवर बन गया, उसे लाइसेंस दिलवा दिया गया और एक टैक्सी खरीद दी गई। 6 महीने तक तो वो बड़े शौक से गाड़ी चलाता रहा, लेकिन बाद में वो मुसाफिरों से झगड़ा करने लगा। टैक्सी बेच दी गई। इस बीच में उसकी सबसे बड़ी हमदर्द रही। अब वो हद से ज्यादा उद्दंड हो गया था। मेरे पिता की आज्ञा की भी अवहेलना करने लगा था, लेकिन मेरी हर बात मान लिया करता था। मैं चोरी छिपे उसकी माली मदद भी किया करती थी। मेरी शादी हो गई। मेरे पति एक धनी आदमी थे। उन्हें एक शोफर की जरूरत थी। मैं उसे अपना शोफर बनाकर ले आई। 3 साल के बाद ही मैं विधवा हो गई, लेकिन फ्रैंकलिन मेरे पास ही रहा। वो मेरा बहुत अच्छा भाई था। आपने सच ही कहा है कि वो शोफर ही नहीं, मेरा बॉडीगार्ड भी था। रक्षा शाहनी ने अपनी कहानी समाप्त कर दी। उसका नाम फ्रैंकलिन क्यों रखा गया? नर्स लीजा की यह इच्छा थी कि अगर उसने बेटे को जन्म दिया तो वो अपने पिता के नाम पर उसका नाम फ्रैंकलिन रखेगी, और अगर उसकी लड़की पैदा हुई तो उसका नाम अपनी मां के नाम पर मार्गरेट रखेगी। रक्षा साहनी ने कहा। एक बात और, मेजर ने कहा, नर्स लीजा और अपने पिता की कहानी आपको कैसे मालूम हुई? रक्षा ने कहा, यह कहानी मुझे मेरी मां ने सुनाई थी। मेजर को रक्षा शाहनी की कहानी में सच्चाई दिखाई दी और उसने स्वयं ही अपने इस संदेह को मन से हटा दिया कि रक्षा ने फ्रैंकलिन की हत्या की है। मेजर ने सोफे पर से उठते हुए कहा, आप अपने पिताजी को इस कत्ल की सूचना दे दीजिए। अगर जरूरी हुआ तो हम फिर से आएंगे। मेजर के साथ साथ सोनिया भी उठ खड़ी हुई। मेजर ने जाते जाते पूछा, यह भी बता दीजिए कि आप किस दौलतमंद आदमी से शादी करने वाली हैं? रक्षा ने कहा, मैं सेठ चांदीराम कटारिया से शादी करने वाली थी, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। 1.25 घंटे के बाद सोनिया और मेजर ऑफिस में एक दूसरे के सामने बैठे थे और मेजर कुछ कहने जा रहा था, तभी कदमों की आहट सुनाई दी। दूसरे ही क्षण विनोद मल्होत्रा ने कमरे में कदम रखा और कहा, असल में मुझे उस दिन से कुछ मालूम ही नहीं हो सका कि बेचारे अशोक को उस मुसीबत से छुटकारा मिला या नहीं। मैं उसकी कहानी का अगला अंश सुनने के लिए तड़प रहा हूं। मेजर ने उसे अब तक की सारी कहानी सुना दी। विनोद मल्होत्रा ने वो कहानी सुनकर कहा, मेरी समझ में तो अब केवल एक ऐसा पात्र शेष रह गया है जिस पर से पर्दा उठना चाहिए। शायद उस पर से पर्दा हटने के बाद कत्ल का मकसद सामने आ जाए। मेजर ने पूछा, ऐसा कौन सा किरदार बाकी रह गया? विनोद मल्होत्रा ने उत्तर दिया, सेठ सूरज नारायण साहनी। चौधरी साहब की हत्या से पहले सेठ साहनी और चौधरी साहब की धमकी भरी बातें और एंग्लो इंडियन लड़की से उनके प्रेम में मुझे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ मालूम होता है। मैं तुम्हारी राय से पूरी तरह सहमत हूं। अब हमें साये की तरह सेठ शाहनी का पीछा करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस समय वो अपनी बेटी के पास होंगे। अशोक तो है नहीं। सोनिया, तुम दोबारा रक्षा शाहनी के बंगले के पास चली जाओ, पता करो कि सेठ शाहनी है या नहीं। अगर वहां हो
तो रक्षा के बंगले के बाहर उनका इंतजार करो और जब वो बाहर निकले उनका पीछा करो। सोनिया उठकर खड़ी हो गई और उस कमरे से चली गई। जरूरी सामान से लैस होकर वो अपनी ड्यूटी का पालन करने के लिए रवाना हो गई। मेजर और विनोद मल्होत्रा देर तक बातें करते रहे। विनोद ने दोपहर का खाना भी मेजर के साथ ही खाया। फिर वे कुछ देर के लिए सो गए। 4 बजे उठे। सोनिया का अभी तक कोई संदेश नहीं मिला था। ठीक उसी समय मेजर के गले में पड़ा हुआ ताबीज नुमा मीटर क्लॉक पेंडुलम की तरह टिक टिक करने लगा। मेजर फौरन कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ। सोनिया मुसीबत में है। उसने ताबीज के मीटर का ढक्कन खोलकर देखा। मीटर की सुई पश्चिम की ओर 16 नंबर पर थी। सोनिया यहां से पश्चिम की ओर 16 मील की दूरी पर है। क्या तुम बता सकते हो कि यहां से पश्चिम की ओर 16 मील की दूरी पर कौन सी बस्ती है? भांड्रप, विनोद मल्होत्रा ने उत्तर दिया। मेजर जासूसी के सामान वाले कमरे में चला गया। वहां से वो एक रिवॉल्वर और बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर आया। एक बुलेट प्रूफ जैकेट उसने खुद भी पहन रखी थी। दोनों मित्र तेजी से बाहर निकले और अपनी अपनी कारों की ओर बढ़ गए। ठीक उसी समय क्रोकोडाइल अपने दड़बे से भौंकने लगा। शाबाश बेटा, तुमने वक्त पर मुझे याद दिलाया है। तुम्हें साथ ले जाना बढ़िया होगा। मेजर ने दरबे का दरवाजा खोला और क्रोकोडाइल को ले आया। उसने कार का पिछला दरवाजा खोल दिया और क्रोकोडाइल बिजली की तेजी के साथ पिछली सीट पर जा बैठा। मेजर बहुत तेज स्पीड से कार चला रहा था। उसे ट्रैफिक पुलिस की भी परवाह नहीं थी। वो बड़ा स्किल्ड ड्राइवर था। विनोद मल्होत्रा भी बड़ी कुशलता से उसके पीछे चला जा रहा था। दोनों आने जाने वाली कारों के बीच में से अपनी कारें बड़ी सफाई के साथ निकाल कर ले जा रहे थे। मेजर ने ताबीज नुमा मीटर की ओर देखा जिसका ढक्कन खुला हुआ था। मीटर की सुई ने बताया कि सोनिया और उनके बीच केवल आधे मील की दूरी रह गई है। मेजर ने कार की स्पीड धीमी कर दी। उसने आसपास नजर डाली। इस सड़क के दोनों ओर बहुत कम बंगले थे। बंगलों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। 2 मिनट बाद मीटर की टिक टिक तेज हो गई। इसका मतलब था कि मेजर और विनोद मल्होत्रा अपने इच्छित स्थान पर पहुंच चुके थे, क्योंकि मीटर की सुई शून्य पर लौट आई थी। दूरी और दिशा बताने वाली सुई चल नहीं रही थी। मेजर ने सामने निगाह दौड़ाई। 4-4 फुट ऊंची दीवारों से घिरा काफी दूर एक बंगला था जिसके अंदर बहुत ही कम रोशनी झिलमिला रही थी। 4 दीवारी की फाटक के दाहिनी ओर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। मेजर उस बोर्ड को पढ़ते हुए सोचने लगा कि यह कैसे हो सकता है। यह तो कोई अर्ध सरकारी संस्थान मालूम होता है जो किसानों को खाद बांटता है। मेजर ने कार सड़क से उतारकर एक पेड़ के नीचे खड़ी कर दी। उसने अपनी कार का पिछला दरवाजा खोला तो क्रोकोडाइल कूद कर बाहर आ गया और बड़ी तेजी से जमीन सूंघने लगा और कूं कूं करने लगा। विनोद मल्होत्रा भी मेजर की कार के पीछे अपनी कार खड़ी करके बाहर आ गया। क्रोकोडाइल जमीन सूंघता हुआ और कूं कूं करता हुआ एक कच्ची पगडंडी पर चला गया। उस पगडंडी पर एक जगह काफी रेत जमा थी जिस पर बहुत से कदमों के निशान थे। क्रोकोडाइल उस रेतीली जगह के चारों ओर घूमता रहा। वो थोड़ी दूर आगे गया और फिर उसी रेतीली जगह पर वापस लौट आया और मेजर की ओर देखते हुए जोर जोर से कूं कूं करने लगा। मेजर उसकी तमाम हरकतों का मतलब समझ गया था। उसने कहा, मैं समझता हूं कि इस जगह सोनिया की कार को घेर लिया गया और यहीं सोनिया को उसकी कार से बाहर निकालकर हमलावरों ने उसे अपनी कार में बिठा लिया। इस रेतीली जगह पर सोनिया ने दुश्मन का मुकाबला किया। क्रोकोडाइल आगे जाकर लौट आया है, जिसका मतलब है कि सोनिया दुश्मन की कार में बैठ जाने के बाद जमीन पर अपने बदन की कोई महक नहीं छोड़ सकी। यही कारण है कि अब क्रोकोडाइल हमें रास्ता नहीं दिखा सकता। 5 मिनट के बाद ही वो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए, लेकिन उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि वो सचमुच एक अर्ध सरकारी संस्था है। वहां काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जा चुके थे, लेकिन 2 व्यक्ति जो वेशभूषा से क्लर्क मालूम होते थे और एक व्यक्ति जो अपने सामने की बड़ी और सजी हुई मेज को देखते हुए उनका अफसर मालूम होता था, शायद ओवर टाइम लगा रहे थे। सब कमरे खुले हुए थे जिनमें मेज कुर्सियां पड़ी थीं। लोहे की ऊंची ऊंची शेल्फों में किताबें और फाइलें भरी पड़ी थीं। यहां सोनिया के होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेजर ने उन क्लर्कों के अफसर की मेज के पास जाकर पूछा,
क्या यहां बस यही दफ्तर है? उस अफसर ने झुके झुके ही उत्तर दिया, ऊपर तो दफ्तर ही है, नीचे तो स्वर्ग है। क्या मतलब? साहब, इस बिल्डिंग के नीचे एक तहखाना है और उस तहखाने में एक क्लब जैसा रेस्टोरेंट है। अमीरों के मन बहलाव की जगह है। हम गरीब तो उधर का रुख भी नहीं कर सकते। आप अपनी मेंबरशिप का कार्ड दिखाने पर ही उस रेस्टोरेंट में घुस सकते हैं और उसका मेंबरशिप 2000 रुपए सालाना है। क्लर्कों के अफसर ने फाइल पर से निगाह उठाए बिना ही कहा। मेजर बस इतनी सी बात ही जानना चाहता था। क्लर्कों के अफसर को धन्यवाद देने के बाद लौटा तो अफसर ने ऊंची आवाज में कहा, अरे आप अगर उस रेस्तरां में जा रहे हैं तो जरा संभल कर जाइएगा। सुना है उस रेस्तरां में 1 घंटा बिताने के लिए कम से कम 200 रुपयों की जरूरत होती है। मेजर ने पूछा, उस रेस्तरां में जाने का रास्ता किधर है? आपको इस बिल्डिंग के पीछे जाना होगा। वही रेस्तरां का सदर दरवाजा है जिस पर एक पठान चौकीदार खड़ा रहता है। वही मेंबरशिप कार्ड दिखाने के लिए कहेगा। कार्ड मेरे पास है। आपके इन मशवरों के लिए धन्यवाद। मेजर और विनोद मल्होत्रा उस बिल्डिंग के पिछवाड़े पहुंचे जहां दीवार पर टंगे बोर्ड पर बिजली की दूधिया रोशनी पड़ रही थी। बोर्ड पर लिखा था, मानव का स्वर्ग, बिलियर्ड एंड बाथ। सदर दरवाजे पर सचमुच एक पठान पहरेदार खड़ा था। मेजर ने क्रोकोडाइल की पूंछ पकड़कर उसका रुख अपनी कार की ओर मोड़ दिया और क्रोकोडाइल तेजी से कार की ओर भागा। मेजर निर्भीकता से क्लब नुमा रेस्तरां के फाटक में घुसा तो पठान चौकीदार ने उसे बाजू से पकड़ लिया। बुलाए, किधर कौन आता? अपना कार्ड तो दिखाओ। मेजर ने हंसते हुए अपनी जेब से अपना कार्ड निकाला और कहा, क्या पश्तो के अलावा और भी कोई भाषा पढ़ सकते हो खान? क्यों नहीं पढ़ सकता? इंग्लिश भी जानता। खान ने मेजर का आईडी दिखा जिससे साफ था को मामूली से अंग्रेजी जानता है। अंत में थका कर उसने कहा, अच्छा बाबा जाओ, तुम्हारा कार्ड अजीब है। वो क्लब सचमुच स्वर्ग था। अंदर घुसते ही सोफों वाला सुंदर छज्जा था। खंभों और दीवारों का रंग आंखों को बहुत ही भला मालूम हो रहा था। इस छज्जे के आगे नहाने और तैरने के लिए एक नए ढंग का तालाब यानी स्विमिंग पूल बना हुआ था। उसके साफ पानी में नीले रंग के बल्ब जगमगा रहे थे जो पानी को नीली आभा दे रहे थे। इस तालाब के किनारे स्विमिंग सूट पहने हुए 2 सुंदरियां पानी में अपनी नंगी टांगे डाले हुए अधलेटी सी बैठी हुई थी। उनके बैठने का यह अंदाज बहुत ही प्रभावशाली था क्योंकि उनकी पतली कमर और पीठ से लगा हुआ गोरा पेट देखने वालों के दिल में तूफान जगा देता था। उनके गोरे पेट के ऊपर उनका यौवन फटा पड़ रहा था। मेजर ने उनकी ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन विनोद मल्होत्रा की सांस फूल गई। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उनको देख रहा था और वे विनोद के आश्चर्य के उत्तर में मुस्कुरा रही थी। मेजर देख रहा था कि शाम की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सौंदर्य, शराब और संगीत के मतवाले अभी अधिक संख्या में वहां नहीं पहुंचे थे। क्लब के इस हिस्से का मैनेजर एक धनुषाकार काउंटर के पीछे खड़ा था। उसने 2 अजनबियों को क्लब में आजादी से घूमते हुए देखा तो वो तेजी से उनकी ओर आया और बोला, आप किसकी इजाजत से? मेजर ने उसका वाक्य पूरा नहीं होने दिया और कहा, हम सेठ शाहानी के मेहमान हैं। मैनेजर बोला, कौन सेठ शाहानी? इस नाम का कोई सेठ यहां नहीं है। मेजर ने देखा कि सेठ शाहानी का नाम सुनकर मैनेजर के चेहरे पर आश्चर्य या जान पहचान के चिन्ह प्रकट नहीं हुए थे। मेजर का बार खाली गया था, इसलिए वो एक पल के लिए बदहवास हो गया, लेकिन फिर फौरन ही संभल गया। उसने बड़ी लापरवाही से कहा, कुछ भी हो, हम यहां मेहमान बनकर आए हैं। मैनेजर भांप गया कि उसका वास्ता एक मजबूत इरादे वाले नौजवान से पड़ा है। वो कुछ सोचते हुए बोला, आप जरा उस बेंच पर आराम कीजिए। तालाब के किनारे बनी पत्थर की एक बेंच की ओर इशारा करते हुए मैनेजर ने कहा,
जिस पर मखमल का एक मोटा गद्दा पड़ा हुआ था। मेजर और विनोद उस बेंच की ओर बढ़े। मेजर 2 कदम आगे जाकर मुड़ा। मैनेजर दाहिने कोने की ओर जा रहा था। मेजर भी उस ओर चल पड़ा और विनोद को अपने पीछे आने का इशारा कर दिया। संयोग से मैनेजर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वे दोनों दाहिनी ओर की एक गैलरी में पहुंच गए। फिर मैनेजर गैलरी के एक कमरे में चला गया। मेजर दौड़कर उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन वो अंदर से बंद था। इस कमरे का नंबर 23 था। मेजर दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। मैनेजर किसी से कह रहा था, मैं बाहर 2 अजनबी नौजवानों को छोड़कर आया हूं। वे मुझे काफी संदिग्ध दिखाई देते हैं। किसी ने बहुत ही भारी आवाज में कहा, वे बाहर बैठे हैं ना, उनसे बाद में निपट लिया जाएगा। मैं पहले जरा इस चिड़िया के पंख और नोच लूं, जो इतने थप्पड़ खाने के बाद भी खामोश है। इसके साथ ही एक तमाचा मारे जाने की आवाज और एक हल्की सी कराह सुनाई दी। मेजर के कलेजे पर जैसे किसी ने घूंसा मार दिया। उसका खून खौलने लगा। गुस्से से उसकी आंखें उबल पड़ी, लेकिन उसने धीरज से काम लिया। विक्रम, तुम जाओ और उन नौजवानों की निगरानी करो। उन्हें अपनी आंखों से उछल नहीं होने देना। मेजर एकदम सावधान हो गया। उसने फौरन उस कमरे में घुसने की योजना बना ली। अभी दरवाजा थोड़ा सा ही खुला था कि मेजर ने अपने कंधे का दबाव डालकर दरवाजे के पट जोर से पीछे की ओर धकेल दिए। फिर फर्श पर किसी आदमी के गिरने की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। मेजर कमरे में घुस गया। सामने मेज की पीछे कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। उसके दाहिनी ओर एक कुर्सी पर सोनिया बैठी थी, जिसे 2 खूंखार दिखाई देने वाले आदमियों ने पकड़ रखा था। सामने बैठे हुए गोरिल्ला जैसे आदमी ने मेजर को देखते ही अपने सामने की मेज की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन मेजर इससे पहले ही अपना रिवॉल्वर निकाल चुका था। मेजर ने रोबीले स्वर में कहा, इससे पहले कि तुम दराज से अपना रिवॉल्वर निकालो, 3 गोलियां तुम्हारे सीने को छेद चुकी होंगी। विनोद मल्होत्रा भी अंदर आ चुका था और उसने अपने रिवॉल्वर का मुंह उन खूंखार आदमियों की ओर फेर रखा था जो सोनिया को पकड़े हुए थे। गोरिल्ला जैसे आदमी ने अपना हाथ पीछे की ओर खींचते हुए कहा, आप कौन हैं? मेजर ने अपना आइडेंटिटी कार्ड जेब से निकालकर मेज पर फेंक दिया। गोरिल्ला जैसे आदमी ने उस कार्ड को ध्यान से पढ़ा। उसके चेहरे के भाव बदल गए। अब वहां कठोरता की जगह मुस्कुराहट पैदा हो गई। उसने बड़ी नरमी से कहा, आपको इस तरह अंदर आने की क्या जरूरत थी? देखो, बनावट से काम मत लो। तुम भी जानते हो कि अगर हम इस तरह अंदर नहीं आते तो तुमने हमारे स्वागत की कोई और ही योजना बनाई होती। अब गोरिल्ला जैसे आदमी ने कहा, क्या आपके इस तरह आने का मकसद पूछ सकता हूं? साफ है, मेजर ने सोनिया की ओर देखते हुए कहा, जिसके फूल से गाल सूज गए थे और उन पर मोटी मोटी उंगलियों के सुर्ख निशान उभर आए थे। इन निशानों को देखकर मेजर क्रोध से कांप उठा। सोनिया, उठो, विनोद के पास जाओ। मेजर के मुंह से उस लड़की का नाम सुनते ही गोरिल्ला जैसा आदमी भौचक्का रह गया। उसने अपने दोनों खूंखार साथियों को इशारा किया कि वे सोनिया को छोड़ दें। सोनिया उठकर विनोद के पास जा खड़ी हुई। अब मेजर ने सारी शिष्टता एक और उतार कर रख दी और बोला, तू इस लड़की को यहां उठाकर क्यों लाया? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि ड्यूटी पर सरकारी आदमी पर हाथ उठाना अपराध है? सरकारी आदमी? जी हां, ये लड़की मेरी असिस्टेंट है, सर्जेंट सोनिया। ओह, गोरिल्ला जैसे आदमी ने बनावटी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, हमें क्या मालूम था। हम तो इस लड़की को इसकी हठधर्मी की सजा देना चाहते थे। ये मोटर पर आगे जा रही थी और हम इसके पीछे थे। हमने बहुत बार हॉर्न दिया, लेकिन इस लड़की ने हॉर्न के जवाब में हमें रास्ता नहीं दिया। अंत में ऐसा मौका हमें मिल गया कि हम इसकी मोटर से आगे निकल गए। अब हमने इसे रास्ता नहीं दिया तो इसने हमें अंग्रेजी में गालियां देनी शुरू कर दी। हमें गुस्सा आ गया और हम इसे सबक सिखाने के लिए यहां ले आए। अब मेजर का धीरज खत्म हो गया। बकवास मत करो। इस बातचीत के बीच में वो मन ही मन पूरी योजना बना चुका था कि उसे इन पर किस तरह हमला करना होगा। उसने बिजली की तेजी से आगे पांव बढ़ाए और
उन दोनों खूंखार आदमियों के सिर पर रिवॉल्वर के दस्ते से वार किया। वे दोनों फर्श पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। इतने में गोरिल्ला जैसा आदमी मेज के पीछे मोर्चा बांधकर मेजर का इंतजार करने लगा। मेजर ने रिवॉल्वर अपनी जेब में डाल लिया और कूदकर मेज पर चढ़ गया। मेज पर चढ़ते ही उसने अपने दाहिने पैर की ठोकर उसे मारी। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे दीवार से जा लगा। मेजर मेज से कूद गया और उसने गठीले बदन के उस आदमी को संभलने का मौका नहीं दिया। वो दाहिने हाथ के मुक्के लगाता रहा। गोरिल्ला जैसा आदमी तेजी से अपनी आंखें झपकने लगा। उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि मेजर कहां है, इसलिए वो हवा में मुक्के मार रहा था। मेजर ने अपने दाहिने पंजे पर अपना सारा जोर डालकर उसकी कनपट्टी पर मुक्का मारा। वो गिर पड़ा। मेजर ने उसे बाएं हाथ से ऊपर उठा लिया और दाहिने हाथ का मुक्का उसके होठों पर मारा। उस आदमी के एक दांत टूटने की आवाज सुनाई दी और वो फिर फर्श पर गिर पड़ा। उसका निचला होठ फट गया और मुंह से खून बहने लगा। उसकी ओर देखते हुए मेजर ने कहा, एक मासूम लड़की को थप्पड़ मारने की इस समय इतनी ही सजा काफी है। तुम्हारे चेहरे पर ऐसे दाग छोड़े जा रहा हूं जो उम्र भर बाकी रहेंगे। सोनिया और विनोद ने देखा कि मेजर का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। मेजर ने पतलून की जेब में से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। फर्श पर पड़ा हुआ मैनेजर अभी तक कांप रहा था। उसके पास पहुंचकर मेजर ने उसके सिर पर रिवॉल्वर का दस्ता दे मारा। वो बेचारा एक ही वार में अपनी चेतना खो बैठा। सोनिया के होश हवास अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं जब यहां से रक्षा शाहानी के बंगले पर पहुंची तो मुझे यह मालूम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई कि सेठ शाहानी वहां थे या नहीं। उनकी वही कार बंगले के पोर्टिको में खड़ी थी जिसमें बैठकर वो उस एंग्लो इंडियन लड़की के घर चैम्बूर में गए थे। अब मैं बंगले के फाटक से काफी दूर हटकर एक पेड़ के नीचे कार रोककर सेठ शाहानी का इंतजार करने लगी। मुझे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। सेठ शाहानी अपनी कार में फाटक से बाहर निकले। मैं उनके पीछे पीछे हो ली। मैंने उनकी और अपनी कार के बीच इतनी दूरी रखी कि वो किसी भी तरह मेरी आंखों से ओझल ना हो सके। सबसे पहले वो चैम्बूर में उस एंग्लो इंडियन लड़की के पास गए। वहां से वो साइन पहुंचे। वहां बस्ती से लगभग आधे मील दूर एक सुंदर कॉटेज थी। वो उसके अंदर चले गए। 1 घंटे बाद वहां से बाहर आए। मैं अभी भी उनका पीछा कर रही थी। सोनिया सांस लेने के लिए रुकी, फिर बोली, एक बात मुझे बड़ी अजीब दिखाई दे रही है। आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया हो। विनोद मल्होत्रा ने कहा, हाँ, एक बात मेरे दिमाग में बराबर खटक रही है। कौन सी बात? यही कि जब चौधरी हरिवंश राय की हत्या कर दी गई थी तो उसका पता चलने के बाद सेठ शाहानी इसी एंग्लो इंडियन लड़की के पास गए थे और अब फ्रैंकलिन की हत्या की खबर सुनकर वो फिर चैम्बूर में उस एंग्लो इंडियन लड़की से मिलने गए। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है जिस पर तुमने ध्यान दिया है। इसकी जांच करनी होगी। सोनिया ने कॉफी का आखिरी घूंट भरने के बाद कहा। साइन से सेठ शाहानी भांडरप की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर मुझे संदेह हुआ कि एक कार मेरा भी पीछा कर रही है। मेरा संदेह तब विश्वास में बदल गया जब वो कार मेरा रास्ता काट कर आगे निकल गई और उसने मुझे रास्ता देना बंद कर दिया। उस कार के ड्राइवर ने अपनी कार की स्पीड धीमी कर दी और जब मैं उस कार का रास्ता काट कर आगे निकली तो मैंने देखा कि सेठ शाहानी की कार मेरी नजरों से ओझल हो चुकी थी। विनोद मल्होत्रा ने पूछा, मैं समझता हूं कि सेठ शाहानी को तुम्हारा पीछा करने से बचाने के लिए ही ये चाल चली गई थी। क्या ख्याल है? बहुत मुमकिन है कि साइन के कॉटेज से रवाना होने के बाद सेठ शाहानी को पता चल गया हो कि उनका पीछा किया जा रहा है। यह असंभव है, विनोद मल्होत्रा ने कहा। सड़क पर कार में जाते हुए सेठ शाहानी अपने साथियों को अपनी सहायता के लिए कैसे पुकार सकते थे? ये कोई बड़ी बात नहीं। सेठ शाहानी की कार में कोई बड़ा ट्रांसमीटर होगा, इसकी जांच करनी होगी, मेजर ने कहा और फिर विनोद मल्होत्रा की ओर मुस्कुराते हुए अर्थपूर्ण नजरों से देखा। क्या आप चोर का काम कर सकते हैं? अरे आप खुलकर अपनी बात समझा दीजिए। मेजर ने कहा, मैं चाहता हूं कि आज रात आप चोरी छिपे सेठ शाहानी के बंगले में जाएं। मैं आपको मास्टर चाबी दे दूंगा और एक छोटी टॉर्च भी, जिसकी रोशनी बड़ी टॉर्चों से अधिक तेज होगी। आप सेठ शाहानी का गैरेज खोलें, उनकी मोटर का मुआयना करें, देखें उसमें क्या क्या नई मशीनें और पुर्जे लगे हुए हैं। विनोद ने कहा, इससे तो साफ हो जाता है कि क्लब के उन आदमियों से सेठ शाहानी का गहरा संबंध है।
क्या उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? मेजर ने कहा, मैं समझता हूं कि अब वे लोग वहां नहीं होंगे और कुछ दिनों तक क्लब में आएंगे ही नहीं। चलो न सही, लेकिन अब इतना मसाला जमा हो चुका है कि सेठ सहानी से कानूनी तौर पर पूछताछ की जा सकती है। हाँ, लेकिन इससे सबसे पहले हमें सेठ सहानी के इन ठिकानों तक पहुंचना चाहिए जहां वो जाते हैं। अब ये जांच कहां पहुंचेगी, किस दिशा में जाएगी, ये हम बताएंगे आपको एपिसोड नंबर 4 में। आप सुन रहे हैं खून के छींटे, जिसके लेखक हैं मशहूर उपन्यासकार कर्नल रंजीत। मेजर बलवंत सीरीज का उपन्यास है, चैनल है किस्सा कहानी। अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के जरिए अपना प्रेम और समर्थन जताएं। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।